नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल तो बदल गया, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो अभी भी नहीं बदला, और यह सवाल है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगा, या फिर तमाम टकरावों के बावजूद एक मंच पर खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोक देगा। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 68 दिन बाकी है, यानी देश धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने साल 2023 के आखिरी दिनों में लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल किया था। यह ऐसा सर्वे था जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के फौरन बाद किया गया। इस सर्वे को हुए भले ही अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में आने वाले दिनों में किस मुद्दे पर आक्रामक होंगे, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं। 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो मणिपुर से मुंबई तक निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह राहुल गांधी की दूसरी यात्रा होगी। और दूसरी तरफ एनडीए है, जिसने अभी से ही राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब इस मुद्दे को सियासी तौर पर और ज्यादा धार दी जाएगी। राम मंदिर जिस उत्तर प्रदेश में है, वो देश के उत्तरी हिस्से में आता है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा दिखाता हूं, जो सर्वे में उभर कर सामने आया। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि यूपी में एनडीए को 49% वोट, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खाते में 35% वोट दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी, जो फिलहाल इंडिया गठबंधन से अलग है, उसे 5% वोट मिलने का अनुमान है, और अन्य के खाते में 11% वोट जा सकते हैं। अगर सीट की बात करें तो एनडीए को यूपी में इस बार 73 से 75 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। अकेले चुनाव लड़ने पर मायावती को बड़ा नुकसान हो सकता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 0 से 2 सीट पर जीत मिल सकती है। यह स्थिति इस ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आई। देखिए, 2024 में जब यूपी की सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तब कुछ ऐसे ही रिजल्ट सामने आए थे। लेकिन 2019 में जब सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ, तो बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान हुआ, और वैसा ही नुकसान इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या बीएसपी के अलग रहते हुए इंडिया गठबंधन ये प्लान यूपी में कामयाब हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की बम बम है। विपक्ष बिखरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने यहां कोई दल बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के मुकाबले बहुत भारी है। और अब बात करते हैं उत्तर भारत के दूसरे राज्य की। यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव नतीजे आए। वहां बीजेपी का हौसला 7वें आसमान पर है, और एबीपी सी वोटर का सर्वे भी यही बताता है कि बीजेपी को फिर यहां बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सबसे पहले वोट शेयर मैं आपको दिखाता हूं। सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 36% वोट मिलने का अनुमान है। यहां अन्य के खाते में 6% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। इसी तरह अगर सीट की बात करें तो कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहां 27 से 29 सीट जीत सकती है, और अगर कांग्रेस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है तो भी वो 2 सीट से ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आती है सर्वे के मुताबिक। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के सियासी हालात भी बदले हैं। वहां कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव किया गया। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है। राज्य में अब शिवराज सिंह चौहान की ही नहीं, मोहन यादव की सरकार है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसा क्या करे जिससे इस तस्वीर को पलट सके। अगर इंडिया अलायंस जो है वो एक प्रत्याशी के सामने एक प्रत्याशी उतारता है, ऐसा 400 सीटों में ऐसी कवायद हो जाती है, तो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
और कर्नाटक, इन चारों राज्यों में अगर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इंडिया गठबंधन ने वहाँ बाजी मान ली, तो भाजपा के लिए एक जो सिंपल मेजॉरिटी हम कहते हैं पूर्ण बहुमत लाना भी बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, उत्तर भारत का एक और अहम राज्य है जहां दोनों ही खेमों के सामने बड़ी चुनौती है। यह राज्य है पंजाब, जहां बीजेपी फिलहाल अकेली है। अकाली दल के साथ उसका गठबंधन होगा या नहीं, यह भविष्य की बात है। और कमोबेश ऐसे ही स्थिति इंडिया गठबंधन के सामने है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस राज्य में चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, यह किसी को नहीं पता। यहां के आंकड़े भी मैं आपको बताता हूं जो बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि यहां बीजेपी को 16% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 27% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 25% और अकाली दल को 14% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं। यह पंजाब की स्थिति। अगर सीट की बात करें तो पंजाब में 13 सीट है और बीजेपी को यहां ज्यादा से ज्यादा 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 5 से 7 और आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल अगर बीजेपी के साथ नहीं जाती तो उसे 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे बताता है। पंजाब में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग भी चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि अकाली दल कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि सियासत में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। इंडिया अलायंस की बात करूं तो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि तालमेल। फॉर एग्जांपल पंजाब में रूलिंग और अपोजिशन कैसे इकट्ठी होती है। रूलिंग आम आदमी पार्टी, अपोजिशन यहाँ प्राइमरी अपोजिशन कांग्रेस है, वो कैसे इकट्ठी होती हैं। सो वो केमिस्ट्री कितनी अच्छी बना पाता है इंडिया अलायंस, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके पास ये है। अब उत्तर भारत के एक और अहम राज्य की बात करते हैं, जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। इस राज्य का नाम है राजस्थान। यहां भी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस के हाथ से यहां की सत्ता फिसल गई। बीजेपी यहां नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपको सी वोटर के सर्वे का आंकड़ा बता देता हूं, राजस्थान को लेकर क्या कहता है सी वोटर। राजस्थान में बीजेपी को 57% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 34% वोट जा सकते हैं। अन्य को 9% के आसपास वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अगर सीट की बात करें तो बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती हुई दिखाई दे रही है। उसे 23 से 25 सीट मिलने का अनुमान है। इस राज्य में कांग्रेस को अधिकतम 2 सीट मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे बताता है। देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से अगर यह राज्य निकला तो इसके पीछे कई वजह। एक बड़ी वजह गहलोत और पायलट का अंदरूनी विवाद भी था, और अगर यह विवाद ऐसे ही जारी रहा तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर उत्तर भारत में कई और राज्य हैं जहां के नतीजे बेहद असरदार होने वाले हैं, जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां सीटें भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन हर एक सीट की अपनी अहमियत है। अब मैं आपको पूरे उत्तर भारत की फाइनल तस्वीर आपके सामने रखता हूं कि क्या है उत्तर भारत की फाइनल तस्वीर। उत्तर भारत के अगर सभी 11 राज्यों को जोड़ दें तो इस रीजन में लोकसभा की सबसे ज्यादा 180 सीटें आती हैं, और वोट शेयर के मामले में बीजेपी को 50% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 36% वोट मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 14% वोट जाने का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक है। इसी तरह अगर सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 180 में से 150 से 160 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 से 30 सीट जा सकती है। अन्य को ज्यादा से ज्यादा 5 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक है। अब बात करते हैं पूरब की, क्योंकि पूरब के राज्यों में भी बहुत दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। जी हां, इस जोन में बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी आते हैं। सबसे पहले आपको बिहार की तस्वीर दिखाता हूं, जहां हाल फिलहाल के दिनों में बड़ा सियासी बदलाव भी दिखा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि यहां बीजेपी गठबंधन को 39% वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 43% वोट जा सकते हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां पर 18% वोट जा सकते हैं। यह तस्वीर
बिहार की बनती हुई दिख रही है। वहीं अगर ये तो वोट प्रतिशत की बात हुई, वहीं अगर सीट की बात करें तो देखिए, सीट की अगर बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए को 16 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन की अगर बात करें तो 21 से 23 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और अन्य को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान बिहार में इस सर्वे के मुताबिक है। महागठबंधन भले ही अभी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहां आने वाले दिनों में कुछ भी मुमकिन है। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाकर जेडीयू का अध्यक्ष पद संभाला है और इसी सियासी परिवर्तन के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब जो स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाया गया है, आपस में ही तो तालमेल तारतम्य दिखाई नहीं पड़ रहा है और देश के स्तर पर तो भी कई और खींचतान है। इंडिया अलायंस में INDIA कहीं पर भी सही दिखाई नहीं पड़ रहा है और आपस में ही खींचतान पूरी तरह से बनी हुई दिखाई पड़ रही है। अब पूरब के एक दूसरे बड़े राज्य की बात करते हैं। ये राज्य भी कम दिलचस्प नहीं है। पश्चिम बंगाल में कैसी सियासी हलचल है ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, लेकिन सी वोटर का सर्वे क्या कहता है वो भी देखना बेहद जरूरी है। इस राज्य में बीजेपी को 39% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के खाते में 44% वोट शेयर जा सकता है। कांग्रेस गठबंधन को यहां 8% और अन्य पार्टियों को 9% वोट मिल सकते हैं। ये ओपिनियन पोल बताता है इस राज्य की स्थिति। इसी तरह अगर सीटों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी 16 से 18 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 23 से 25 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस की स्थिति इस राज्य में अभी भी सही नहीं है। लेफ्ट के साथ रहते हुए उसे राज्य से ज्यादा 2 सीटें इस राज्य में मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कुछ सालों में तेजी से उभरती रही है। यह अलग बात है कि वो टीएमसी की बराबरी नहीं कर पाई है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। और दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन है जो अभी भी यह तय नहीं कर पाया है कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। आपको पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान सुनवाता हूं। इस बयान के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच राज्य स्तर पर कितनी तल्खी है। मैं खुद वो पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। उसके आगे भी जीते हैं, जरूरत पड़े बार बार करते रहेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इस राज्य में भी पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए। नतीजों ने सारी अटकलों और अनुमानों को हवा में उड़ा दिया। मोदी का चेहरा इस राज्य में किस हद तक कामयाब हुआ उसे उन परिणामों ने समझा दिया। और अब बारी है लोकसभा चुनाव की। सबसे पहले आपको सर्वे का आंकड़ा दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या दिखाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 55% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 37% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जा सकता है। इसी तरह अगर वोट की बात करें, सीटों की बात करें तो बीजेपी यहां की 11 में से 11 सीट भी जीत सकती है और अन्य की स्थिति 0 से 2 सीट जीतने की है। यह बात इस सर्वे में निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव ने ही बता दिया कि राज्य में कैसे सियासी हालात हैं। नतीजों से पहले कांग्रेस की स्थिति यह थी कि वो इस राज्य को जीता हुआ मान रही थी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए उसे लोकसभा चुनाव में भी खतरा महसूस होने लगा है। छत्तीसगढ़ में इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है और यहाँ सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला होता है। पिछले 2004 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ऊपर बढ़त ले रखी है, तो इंडी अलायंस का छत्तीसगढ़ में कुछ अर्जित होने वाला है, ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती। देखिए, पूरब के हिस्से में कई और राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश से असम और मणिपुर से मेघालय तक अलग अलग सियासी परिस्थितियां हैं। ओडिशा और झारखंड में भी इसी इलाके से आता है, जहां क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। ऐसे में यहां की ओवरऑल तस्वीर क्या कहती है, यह मैं आपको समझाता हूं। पूर्वी भारत के 13 राज्यों में लोकसभा की 153 सीटें हैं। इस जोन में अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 42% और कांग्रेस को 38% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 20% वोट जा सकता है। इसी तरह सीटों की अगर बात करें तो पूर्वी भारत के 13 राज्यों में एनडीए 80 से 90 सीट जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीट मिल सकती है।
या अन्य के खाते में 10 से 20 सीट जा सकती है। यह स्थिति पूर्वी भारत की बन रही है। उत्तर भारत और पूर्वी भारत के मौजूदा सियासी हालात आपने देख लिया। अब बात करते हैं पश्चिम भारत की, जहां जो सबसे दिलचस्प राज्य है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि पिछले एक साल में यहां सबसे ज्यादा सियासी फेरबदल हुए। 2019 में जो गठबंधन था वो 360 डिग्री बदल चुका है। सबसे पहले आपको सर्वे का आंकड़ा बताता हूं महाराष्ट्र का। देखिए, सर्वे बताता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 37% और कांग्रेस गठबंधन को 41% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियों की हिस्सेदारी 22% वोट शेयर की हो सकती है। इसी तरह सीट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी गठबंधन 19 से 21 सीट जीतता नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन 26 से 28 सीटों पर मजबूत है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। यह महाराष्ट्र की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जो सियासी तौर पर सबसे अहम है और इसी वजह से ये एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त सियासी लड़ाई यहां रही है। शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ने के बाद दोनों दलों का एक खेमा इस वक्त बीजेपी के साथ और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। राजनीति में 1+1 2 नहीं होता है ना, और 1+2 भी 1 नहीं होता है ना। कुछ आप कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ से, तो महाराष्ट्र में बड़ी असमंजस की स्थिति है। ऊपर बड़े नेता इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता कहाँ से इकट्ठा आएंगे? कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए तो वोट शेयर कैसे, यहाँ से वोट ट्रांसफ़र कैसे करेगा एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक? ये अभी सवाल अभी बाकी है। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और गोवा जैसे राज्य भी हैं जिन्हें बीजेपी अपना मजबूत गढ़ मानती है। अब आपको पूरे पश्चिम की फाइनल तस्वीर दिखा देता हूं कि क्या फाइनल तस्वीर पश्चिम भारत की नजर आने वाली है। पश्चिम भारत जोन में लोकसभा की कुल 78 सीटें हैं। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को यहां 46% और इंडिया गठबंधन को 37% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 17% वोट यहां पर जा सकता है। इसी तरह अगर सीट की बात करें तो एनडीए इस जोन से 45 से 55 सीट जीतकर बड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 25 से 35 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य को यहां 0 से 5 सीट मिल सकती है। यह स्थिति यहां पर सीटों के लिहाज से बन रही है। यानी तस्वीर यही कहती है कि उत्तर भारत हो, पूर्व भारत हो या पश्चिमी भारत हो, इन तीनों ही जोन में एनडीए की मौजूदा वक्त में काफी मजबूत स्थिति है। दक्षिण हमेशा बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी रहा है और दक्षिण में सबसे पहले उस तेलंगाना की बात करते हैं जहां पिछले दिनों कांग्रेस ने सरकार बनाई। यहां सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। तेलंगाना के आंकड़े देखिए। तेलंगाना में बीजेपी को 21% तो कांग्रेस को 38% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। जो बीआरएस यहां कांग्रेस से पहले सत्ता में थी उसे 33% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 8% वोट जा सकते हैं। इसी तरह अगर वोट की बात करें, सीट की बात करें तो यहां की 17 सीटों में से 1 से 3 सीट बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस 9 से 11 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। बीआरएस को यहां 3 से 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में भी 1 से 2 सीट जा सकती है, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सियासी सेहत बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन कर्नाटक इससे अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिखाया था कि दक्षिण के राज्यों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है और कर्नाटक का सर्वे फिर एक बार वही इशारा करता है। सर्वे के आंकड़े आपको मैं दिखाता हूं। कर्नाटक के आंकड़ों की अगर बात करें तो कर्नाटक में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन यहां बीजेपी गठबंधन को 52% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 5% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। इस राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं। बीजेपी ने यहां 2019 में 25 सीट पर कमल खिलाया था और इस बार भी आंकड़ा कमोबेश ऐसा ही है। इस बार का सर्वे बताता है कि बीजेपी गठबंधन को यहां 22 से 24 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 4 से 6 सीट ही अपने पाले में लाती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी के मजबूत होने की एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। पिछले चुनाव में राज्य की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, जिसके पास एक बड़ा वोट शेयर दिखाई देता है, लेकिन अब यह पार्टी एनडीए में जुड़ चुकी है। यही वजह है कि इस बड़े राज्य में कांग्रेस का खेल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम दक्षिण भारत ले लें,
जहां से 130 सीटें लोकसभा की हैं, वहां बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव पिछले चुनाव 2019 के आम चुनाव से थोड़ा कठिन हो सकता है। इस बार रिपीट करने की स्थिति में बीजेपी मुश्किल दिख रही है। कर्नाटक में तो बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि तेलंगाना में स्थिति अभी ज्यादा नहीं बदली। इसी तरह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य भी हैं जहां बीजेपी अभी भी काफी पसीना बहा रही है। आपको दक्षिण भारत की फाइनल तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, दक्षिण भारत में कुल 8 राज्य आते हैं, जिसमें लोकसभा की 132 सीटें हैं। यहां वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 19% और इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। इस जोन में ऐसी पार्टियों का भी काफी असर है जो ना तो बीजेपी के साथ है और ना ही कांग्रेस के साथ। इन्हें 41% वोट मिल सकता है। इसी तरह अगर सीटों की बात करें तो एनडीए को दक्षिण भारत में 20 से 30 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 70 से 80 सीट जीतता यह सर्वे दिखा रहा है और अन्य के खाते में 25 से 35 सीट जा सकती है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब बात आगे की करते हैं। अब तक की जो तस्वीर सामने आई वो यही बताती है कि बीजेपी का प्रभाव पूर्व से पश्चिम तक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर से दक्षिण जाने में रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। अब मैं आपको इस सर्वे का फाइनल आंकड़ा बताने जा रहा हूं। देश की 543 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर एनडीए मजबूत है और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन का असर है। शुरुआती आंकड़ा वोट शेयर का है। मौजूदा हालात बताते हैं कि एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं और इंडिया गठबंधन को 38% वोट हासिल हो सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 20% वोट जा सकते हैं। एनडीए और इंडिया के बीच वोट शेयर का जो फासला है वो भले ही 4% का नजर आ रहा है, लेकिन सीटों के मामले में यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाला है। इसे भी मैं आपको बताता हूं। सर्वे बताता है कि एनडीए 295 से 335 सीट पर मजबूत है, जबकि इंडिया गठबंधन 165 से 205 सीटों पर भारी है। 543 में से 35 से 65 सीटें ऐसी हैं जहां अन्य पार्टियों की मजबूती सामने आ रही है। यह सर्वे सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है और इंडिया गठबंधन के सपने एक बार फिर टूटने वाले हैं। हालांकि यह अभी 2024 के पहले ओपिनियन पोल की तस्वीर है। कुछ दिनों के बाद दूसरा ओपिनियन पोल भी आएगा, जिसमें नई तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है, क्योंकि देश के भीतर बहुत तेजी से बदलाव महसूस हो रहा है। सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव आज करवा लिया जाए तो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि एनडीए गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस पर बहुत भारी पड़ेगा। बीजेपी ने जिस 400 सीट पार का टारगेट सेट किया है, इस चुनाव में वो हासिल होना भले ही मुश्किल लगे, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए गठबंधन इंडिया अलायंस को करीब 125 सीटों से पीछे छूट सकता है। इसके यूं तो कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर पीएम मोदी का चेहरा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे इस बात की तस्दीक करता है। इस सर्वे में हमने कुछ राज्यों में लोगों से पीएम फेस को लेकर उनकी पसंद पता लगाने की कोशिश की। हमने पूछा कि अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिले तो उनकी पहली पसंद कौन होगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। इस सर्वे में बेहद दिलचस्प बातें सामने आई हैं। आइए उन बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी को 60%, जबकि राहुल को 30% ने पहली पसंद बताया। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी पर 66% तो राहुल गांधी पर 28% लोगों ने मुहर लगाई। राजस्थान में पीएम मोदी पर 65% और राहुल पर 32% लोगों की पहली पसंद है। हालांकि पंजाब का मूड अलग है। यहां 35% लोगों ने मोदी और 36% लोगों ने राहुल के नाम पर मुहर लगाई। लेकिन जिस हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री पद के लिए 72% लोगों ने नरेंद्र मोदी, जबकि 26% लोगों ने राहुल गांधी को पहली पसंद बताया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से साफ है कि पीएम पोस्ट के लिए उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन दक्षिण भारत के सियासी हालात बिल्कुल अलग है। बीजेपी यहां पांव जमाने की कोशिश कर रही है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि पीएम पद के लिए यहां लोगों की पहली पसंद कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में पीएम पोस्ट के लिए मोदी 65% और राहुल गांधी 26% लोगों की पहली पसंद है, लेकिन तमिलनाडु में राहुल गांधी का पलड़ा भारी है। वहां 21% लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर और 63% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाई।
केरल का भी यही हाल है। यहां 33% लोगों ने पीएम मोदी पर और 58% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाई। लेकिन आंध्र प्रदेश में सीन एकदम अलग है। यहां 56% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 34% लोगों ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया है। तो इन आंकड़ों से दो बातें सामने आती हैं। पहली तो यह कि जिस दक्षिण भारत में जीत बीजेपी के लिए हमेशा मुश्किल रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर वहां के ज्यादातर लोगों को भी पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। दूसरी बात यह, कांग्रेस भले ही दक्षिण के सहारे सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोदी का चेहरा उसके लिए वहां भी बड़ा चैलेंज है।